गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मैं भूपेश आनंद। लेक्चर नंबर 1 चैप्टर नंबर 12 बेटे लास्ट चैप्टर है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए। एंड इन दिस चैप्टर आई हैव ऑलरेडी कवर्ड लास्ट 11 चैप्टर्स में जो भी कुछ हमने डिस्कस किया उसका रिवीजन पार्ट है चैप्टर नंबर 12। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन बेटे 15 नंबर की वेटेज दी हुई है एग्जामिनर ने। सेबी NISM हैज गिवन 15 मार्क्स वेटेज। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 9, चैप्टर 10 और चैप्टर 12 ईमानदारी से करके चले जाएं तो मोर देन इनफ है। बट स्टिल आपको मैंने सभी लेक्चर्स, सभी बातें बड़ी इंपॉर्टेंटली अच्छी तरह से सारे चैप्टर्स विद रियल लाइफ एग्जांपल से बताने की कोशिश की। तो चलिए दोस्तों, आज के इस आखिरी पड़ाव में क्योंकि इसके बाद मैं MCQ क्वेश्चन स्टार्ट करने वाला हूं। मैं सारे क्वेश्चंस आपके सामने डिस्कस करूंगा, फिर मैं एक एक मिनट के कुछ शॉर्ट वीडियोस लेकर आने वाला हूं 100-200, जिससे कि आपको वो क्वेश्चंस के थ्रू, मैं वीडियोस के थ्रू वो क्वेश्चंस क्लियर कर दूं। तो जैसे ही आपका एग्जामिनेशन क्लियर हो जाएगा, आफ्टर ARN नंबर जैसे मिलता है तो आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बिकॉज हमने कुछ अलग से भी क्लासेस अब स्टार्ट कर दी हैं स्पेसिफिकली दैट हाउ टू गेट दैट बिजनेस। आप उस बिजनेस में कैसे डेवलप करें, आप क्या करें, क्या टेम्पलेट करें, कैसे बोलें, क्या बात करें, कैसे प्रोफाइल बनाएं, कौन सा सॉफ्टवेयर को यूज करें, कैसे आप पोर्टफोलियो निकाल सकते हैं। वैल्यू रिसर्च एक मैगजीन की हम बात करेंगे, इन्वेस्टर खोज की बात करेंगे, मनी कंट्रोल की, मतलब आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट समझाए जाएंगे कि आप अब अपना धंधा कैसे बढ़ा सकते हैं। एग्जामिनेशन के बाद ARN नंबर मिलने के बाद आप हमें मिल सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी आप रजिस्टर ओपन कर लें बेटे। चैप्टर नंबर 12 में एक ही लेक्चर है बस आज का, क्योंकि रिवीजन है। तो मैं आज एक ही लेक्चर में इसको पूरा कंक्लूड कर दूंगा। और इस चैप्टर का नाम पता है क्या है? म्यूचुअल फंड स्कीम सिलेक्शन। आपको म्यूचुअल फंड की स्कीम की सिलेक्शन करनी है। इन द लास्ट सो मेनी 11 लेक्चर्स वी हैव सीन सो मेनी थिंग्स। हमने क्या क्या नहीं देखा यार। स्कीम्स की बातें की, डिस्ट्रीब्यूटर की बातें की, सेबी की बातें की, टैक्स की बातें की, टाइप्स ऑफ स्कीम्स की बातें की, मतलब अलग अलग फाइनेंशियल गोल्स की बातें की। अब हम लास्ट में क्या कहते हैं ना, इसका क्रक्स निकाल रहे हैं, समरी कर रहे हैं कि भाई लास्ट में एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, बिकॉज यू विल बी बिकमिंग अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, तो आपको कौन सी स्कीम को सिलेक्ट करना चाहिए अपने इन्वेस्टर्स के लिए, हम उस पहलू पे पहुंच रहे हैं। और उस पहलू का नाम है म्यूचुअल फंड स्कीम सिलेक्शन। मतलब आप अपने अपने क्लाइंट को कौन सी आप सिलेक्ट करके देंगे। जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो उसके मेन्यू कार्ड में इतनी सारी चीजें होती है खाने की। स्टार्टर्स में होती है, मेन मेन्यू में होती है, स्टू सूप्स में होता है, नॉन वेज में होता है, वेज में होता है। आप इतनी सारी भीड़ वाली आइटम्स में उस मेन्यू में से आप एक या दो आइटम सिलेक्ट करते हो अपने लिए। सिमिलरली आपको मैंने कहा 45 म्यूचुअल फंड्स हैं, उनके अलग अलग बातें हैं, ऐसे 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 11 चैप्टर्स में जो हमने किया। अब आप एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आपको उसमें से अच्छी तरह से गुलाब निकालना है, मोंगरे का फूल निकालना है ना। आपको आपको अलग अलग रात की रानी निकालनी है। आपको ये चेक करना है कि आपके क्लाइंट के लिए कौन सा फ्रेगनेंस बेस्ट है। Now you have to select that scheme. So I will be going to revise it as per NISM. मैं भूपेश आनंद, मैं आपका, आप रजिस्टर ओपन कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 12 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। एक ही लेक्चर है। ये देखिए जी, मेरी क्वालिफिकेशंस आज मैं आपको बता दूं कि बेटे इस तरह से एक्सप्लेन करना मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने बताया नहीं होगा। भूपेश आनंद मैं हूं, और मैं CA भी हूं, मैं CS भी हूं, मैं CM, मैंने आई हैव डन सो मेनी ह्यूज नंबर ऑफ कोर्सेज। मेरी हॉबी एक ही है यार, पढ़ना और पढ़ाना, और कोई काम ही नहीं है मेरे पास, है ना। तो आइए, मैं भूपेश आनंद सबसे पहली बात आपको ये बताऊंगा दैट व्हाट आर द बेंचमार्क्स, व्हाट आर द यार्डस्टिक्स, व्हाट आर द पॉइंट्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट व्हेनेवर यू वांट टू सिलेक्ट अ पर्टिकुलर स्कीम फॉर योर इन्वेस्टर। मतलब ऐसी कौन सी बातों का ध्यान रखा जाए एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जब आप अपने क्लाइंट के लिए उस इतनी बड़ी किट्टी में से एक स्कीम निकालकर उसके सामने रख रहे हो। तो बेटे आपको अब ये देखना है कि उसकी जरूरतें क्या है। चैप्टर 1 में हमने डिस्कस किया था लैंडस्केप, इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप। उसमें बात की थी कि आपको फाइनेंशियल गोल सेट करने चाहिए, उसके बाद उसका टाइम हॉरिजन चेक करना चाहिए, उसके बाद उसका कैश फ्लो चेक करना चाहिए। मतलब आपको उसकी जरूरत देखनी चाहिए, दैट व्हाट इज द नीड, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट इन्वेस्टर। तो मैं आज के इस लेक्चर के थ्रू आपसे ये कहना चाहता हूं कि जब भी आप ऐसे बेटा, दूसरे के भले में ही आपका भला है। आप खाली अपना भला सोचेंगे तो कुछ पीरियड के बाद वो क्लाइंट किसी दूसरे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के पास चला जाएगा।
तो आपको उसके फायदे की बात सोचनी है, आपको ये देखना है कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं, क्या उसको अपनी बेटी को पढ़ाना है, क्या आपने उसके बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए पैसे चाहिए, क्या उसको रिटायरमेंट के लिए पैसे चाहिए, क्या गाड़ी के लिए पैसे चाहिए, क्या हो, मतलब व्हाट आर हिज फाइनेंशियल गोल्स, व्हाट आर हिज नीड्स। तो मैं भूपेश आनंद चाहता हूं कि आप एक बार मेरे हैंड रिटन स्लाइड्स में भी आ जाएं, और मैंने बड़ी मेहनत से उनको प्रिपेयर किया है। आप ऊपर लिखें, ऊपर लिखें जी सर, ऊपर कहाँ लिखना है बेटे, ऊपर मतलब आपने यहां पर ये लिखना है बेटे, ये देखो। अच्छा अच्छा, तो ये थोड़ा सा सिलेक्ट नहीं हुआ, तो मैं भूपेश आनंद, आज आपके सामने ये एक बार सिलेक्ट कर लेता हूं, और फिर शायद आपको समझ आ जाए। बेटे दिख रहा है क्या? अब तो दिख रहा होगा, अब नजर आ रहा है बेटे? ये लो, लो बेटा, ये लो बेटे, ये मैंने ऊपर लिखा ग्रेट मॉर्निंग, और मैंने लिखा चैप्टर नंबर 12, और मैंने लिखा म्यूचुअल फंड स्कीम सिलेक्शन। कुछ ना कुछ तो बेटे हैंड रिटन स्लाइड्स बनानी है ना। मैं चाहूं तो अभी पीपीटी से करा के 15 मिनट में चैप्टर क्लोज है, बट उसमें भला थोड़ी है आपका। लेक्चर 1 आज है, और पहला ही लेक्चर है और लास्ट लेक्चर है। जो जीता वो सिकंदर, बाकी सब बंदर बंदरियां। इस दुनिया में जो जीतता उसी को सलाम होता दोस्त, बाकी सब ऐसे ही है। आप जितने मर्जी बहाने बना दें, ये हो गया था इसलिए नहीं किया, ऐसे हो गया था, बकवास बाजी है सब। जो जीता वो सिकंदर, और कमर सीधी करके बैठेंगे तो सिकंदर बनेंगे। लेक्चर नंबर 1 बिल्कुल ईमानदारी से, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। जितनी मर्जी बक 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 करो, कुछ फायदा नहीं है जब तक आप करके नहीं दिखाओगे। माय स्टोरी चैप्टर नंबर 12 का मटका, म्यूचुअल फंड स्कीम सिलेक्शन, 7 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। आई विल बी कवरिंग टुडे ऑल 7 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। अभी मैं आपको वर्कबुक में भी लेके जाने वाला हूं। 15 नंबर है दोस्तों, 7 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, 15 मार्क्स, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। एंड आई वांट टू स्टार्ट विद दिस। पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव, जैसे मैंने लिखा जी, चैप्टर 12 इज जस्ट अ रिवीजन ऑफ ऑल 11 चैप्टर्स। जो भी कुछ आप 11 चैप्टर्स में करेंगे उसका रिवीजन है चैप्टर 12। जो भी कुछ 11 में किया उसका रिवीजन है चैप्टर 12। तो मैंने कहा आपको सबसे पहले ये देखना है एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर दैट हाउ यू विल सिलेक्ट अ स्कीम फॉर इन्वेस्टर, और व्हाट आर द पैरामीटर्स, और व्हाट आर द बेंचमार्क्स on the basis of which you will select a scheme for your client. I have already discussed in last so many chapters. We have started from chapter number 1. हमने chapter number 1 से इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप से स्टार्ट किया था कि सबसे पहले आपको फाइनेंशियल गोल्स देखने हैं, उसके उसकी रिस्क प्रोफाइल देखनी है, उसके बाद कैश फ्लोज देखना है, फिर उसका टैक्सेशन। इतनी सारी बातें मैंने आपको बताई, अलग अलग स्कीम्स बताई। तो आज हम उसको रिवाइज ही करने वाले हैं। मैंने फिर भी क्या किया, थोड़ी सी ना बातें, कुछ एक दो बातें लिख दी। आप लिखें, फिर हम पीपीटी में जाएंगे और वहां से एक्सप्लेन करूंगा। तो मैंने कहा व्हाट आर द बेंचमार्क्स, व्हाट आर द पैरामीटर्स, व्हाट आर द थिंग्स व्हिच आर टू बी टेकन इनटू अकाउंट व्हेनेवर अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को क्या क्या बातें, सावधानियों को देखना चाहिए, किन किन बातों को देखना चाहिए म्यूचुअल फंड स्कीम को डिटेक्ट करने से पहले अपने इन्वेस्टर के लिए। तो मैंने कहा जी सबसे पहली बात है इन्वेस्टर का नीड, उसकी जरूरत क्या है। मतलब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो सबसे पहले आपको हम ये चेक करेंगे कि आपको भूख कितनी है। आप लंच करने के लिए आए हैं, डिनर करने के लिए आए हैं, स्नैक्स खाने के लिए आए हैं, या बस ऐसे ही आए हैं। तो व्हाट इज योर नीड, व्हाट आर योर फाइनेंशियल गोल्स। वी हैव ऑलरेडी सीन इन चैप्टर नंबर 1, हमने चैप्टर 1 में फाइनेंशियल गोल्स को देखा था कि उसका फाइनेंशियल गोल क्या है, उसकी जरूरत क्या है, क्योंकि जरूरत से ही पता चलता है कि उसको क्या चाहिए। तो पहली बात मैंने कहा इन्वेस्टर नीड, इन्वेस्टर्स रिस्क प्रोफाइल। देखिए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सब कुछ इन्वेस्टर के लिए कर रहा है क्योंकि इन्वेस्टर की मेहनत के पैसे लग रहे हैं। इन्वेस्टर की रिस्क प्रोफाइल कैसी है, मतलब वो रिस्क लविंग नेचर का है, रिस्क एलर्जिक है, रिस्क अवर्स है, उसकी कैपेसिटी ऑफ रिस्क कितनी है, वो ले कितना सकता है, पास्ट प्रेफरेंस उसकी क्या थी, इन सभी बातों को भी हम देखेंगे। आप बस पहले इन्वेस्टर नीड लिखिए, फिर इन्वेस्टर रिस्क प्रोफाइल लिखिए, फिर इन्वेस्टर एज लिखिए। जनरली देखा गया है कि जो यंग एज के होते हैं वो ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। तो एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आप उस केस में रिस्की स्कीम्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं फॉर यंग पीपल। बट इफ पीपल इफ द इन्वेस्टर इज द रिटायरमेंट, अगर वो रिटायरमेंट की एज में चला गया है तो जनरली हम ये देखते हैं कि उसको हम रिस्की कम लेस रिस्की स्कीम्स देते हैं। तो इन्वेस्टर की एज, इन्वेस्टर का नीड, इन्वेस्टर का रिस्क प्रोफाइल, इन्वेस्टर का टाइम हॉरिजन कि भैया उसके पास समय कितना रह गया है। कोविड के बाद देखिए लाइफ छोटी सी रह चुकी है लोगों की,
लेकिन अब उसके बाद जैसे 21 साल में इन्वेस्ट करते हो तो उसके बाद एटलीस्ट 60 साल तक, ये 40 साल तो हैं। अगर 50 में करते हो तो फिर भी 10 साल है, मान लेते हैं 60 70 65 ईयर्स इज द एवरेज एज। तो बेटे आपको अब ये चेक करना है कि उसके पास टाइम ओरिजिन कितना है, उसकी ज़रूरत कितनी है, उसकी रिस्क प्रोफाइल कितनी है, उसकी एज कितनी है, और लास्ट में इन्वेस्टर की कोर एंड सैटेलाइट पोर्टफोलियोज। कोर का मतलब होता है, जैसे कोर का मतलब है हार्ड कोर, है ना। सैटेलाइट तो होता है कि कभी कभी जैसे हमें फ्यूचर बेनिफिट्स लेने हैं, है ना, या उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। तो कोर पोर्टफोलियो वो होता है जो ठोस होता है, जो लंबे समय के लिए होता है, जिसमें उसको मेजर गेन होगा, और उसमें हम टाइम अपॉर्चुनिटी के हिसाब से नहीं करते, बस इन्वेस्ट कर दिया हम चलते जाते हैं। लेकिन सैटेलाइट पोर्टफोलियो उसको बोलते हैं जहां पर हम कभी कभी अपॉर्चुनिटिस्टिक अपॉर्चुनिटी को भी अवेल करना चाहते हैं और उससे बेनिफिट लेना चाहते हैं। तो बेटे मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने 5 बातों को मैंने कहा, देर आर 5 पैरामीटर्स। बेटे सच में कह रहा हूं, इंपॉर्टेंट है। 5 पैरामीटर्स, देर आर 5 पैरामीटर्स ऑन द बेसिस ऑफ विच वी जनरली टेक, a mutual fund distributor generally considers before selecting a scheme। तो मैं आज आपके सामने, मैं आ गया जी सर, कहाँ पे? बेटे मैं उसी स्कीम में आ गया, मैं अपनी स्लाइड में आ गया। आइए आप भी एक बार आ जाइए, नज़र मारते हैं बेटे, नज़र मारते हैं। मैं एक बार आज आपके सामने उसी स्लाइड में हूँ, और आप देखिए ना, मैं आपका पहले मैंने वर्कबुक ही ओपन कर दिया, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, म्यूचुअल फंड स्कीम सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ दिस risk level in the mutual fund scheme selection based on the investment strategy, fund performance, fund portfolio, fund age, fund this, selection of mutual fund offered by different AMCs, selecting opting in mutual fund schemes, do's and don'ts while selecting mutual fund schemes। आराम से, कुछ मुश्किल है नहीं, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ। भूपेश आनंद आज 6 के 6 7 के साथ लर्निंग ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर देगा। और आपने अभी इस वर्कबुक से नहीं पढ़ना, पहले मेरी कहानी को सुनना, मेरी हैंड रिटन स्लाइड्स को देखना, मेरी पीपीटीज को देखना, उसके बाद वर्कबुक से जहां से पढ़ना पढ़ लेना यार, वैसे तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आइए, मैं भूपेश आनंद पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव तो करा भी चुका हूं, दैट व्हाट आर द पैरामीटर्स, व्हाट आर द बेंचमार्क्स व्हिच अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर शुड टेक इनटू अकाउंट बिफोर सिलेक्टिंग अ स्कीम। सो आई थिंक मैंने आपको सबसे पहले बताया इन्वेस्टर की नीड बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, फिर रिस्क प्रोफाइल क्या है, फिर उसकी एसेट एलोकेशन क्या है। तो इन्वेस्टर नीड में देखिए क्या लिखा था, सिलेक्शन ऑफ अ म्यूचुअल फंड स्कीम फॉर एन इन्वेस्टर विल डिपेंड अपॉन द नीड ऑफ द, व्हाट इज हिज नीड, मतलब व्हाट आर द हिज फाइनेंशियल गोल्स, वो इन्वेस्ट करना ही क्यों चाहता है। ये आपको मैंने स्टेप नंबर 1 में बताया था। फिर उसकी रिस्क प्रोफाइल चेक करेंगे भाई, वो रिस्क प्रोफाइल में 3 चीजों को कंसिडर करते हैं कि उसकी नीड कितनी है रिस्क लेने की, उसकी एबिलिटी भी है या नहीं। भाई कई बार अच्छा तो लगता है रिस्क लेना, क्या सच में वो ले भी पाएगा, उसकी क्षमता है, वेदर ही इज एबल टू टेक इट। ये सारी बातें म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को अवेल करनी है, सोचनी है। और उसके बाद विलिंगनेस, भाई मेरे मेरे मैं एबल भी हूँ, लेना भी चाहता हूँ, क्या सच में विलिंग हूँ, अंदर से सच में इच्छा है। भाई मोटरसाइकिल जिगजैग वे में चलाओगे तो मजा तो आएगा, बट क्या सच में अगर आपकी भगवान ना करे एक्सीडेंट हो जाए रामलाल का, तो क्या वो फेस कर पाएगा, उसके पास इतना बेस है। तो दीज आर द पॉइंट्स टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हेनेवर अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर इज सिलेक्टिंग अ स्कीम। मैंने कहा एज ऑफ द इन्वेस्टर, अभी अभी बताया, यंग एज में रिस्क ले, ऐसे स्कीम्स हम ले सकते हैं विच आर मोर रिस्की। फॉर एग्जांपल इक्विटी इज मोर रिस्की एज कंपेयर टू हाइब्रिड, एंड हाइब्रिड इज मोर रिस्की एज कंपेयर टू डेट, एंड विद इन डेट वी हैव सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कीम्स। So it depends upon the scheme, it depends upon the risk level, it depends upon the age and the investor's time horizon, whether you want to invest, क्या वो थोड़े पीरियड के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है, क्या वो लंबे समय। इन सभी पैरामीटर्स का ध्यान रखना पड़ेगा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को एक स्कीम को सिलेक्ट करने से पहले। कोर एंड सैटेलाइट पोर्टफोलियो, आइडली द पोर्टफोलियो शुड बी डिवाइडेड। वो कहता है ये पोर्टफोलियो को 2 पार्ट्स में हमें डिवाइड करना चाहिए, कोर एंड सैटेलाइट। द कोर पोर्टफोलियो the core portfolio will be invested according to the long term needs and the goals of the investor. The satellite portfolio will be invested to take advantage of the expected short term market movements। कई बार क्या होता है, मार्केट अभी अभी मूव कर रही होती है और आपको लगता है कि अभी और स्विंग करेगी और आप उस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट लेना चाहते हैं। तो बेटे ऐसा कहा गया है कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को अपने क्लाइंट के लिए 2 तरह के पोर्टफोलियोज बनाने चाहिए, एक कोर पोर्टफोलियो और एक सैटेलाइट पोर्टफोलियो। आई थिंक पहली बात, पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव हम सबको समझ आ गया। अब मैं जो कराने जा रहा हूं ना भाई साहब, वो तीसरा चौथा पांचवा 3 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स
एक ही साथ करा दूंगा। देखिए ये देखिए बेटे, ये देखिए आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव में फर्स्ट, मैं वर्कबुक में आ गया उस समय, वर्कबुक में पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव था स्कीम सिलेक्शन बेस्ड ऑन इन्वेस्टर्स नीड प्रेफरेंसेस एंड रिस्क प्रोफाइल। आई थिंक ये हमने डिस्कस कर लिया। अब बेटे 45 म्यूचुअल फंड्स हैं, 200 तरह की स्कीम्स हैं, एक बार मैं चाहता हूं उन सबका रिस्क हम बता चुका हूं, मैं आपको कवर कर चुका हूं, बट स्टिल अगर एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आपको एक बार मैं दोबारा से रिवाइज करा दूं। सेबी NISM कहता है हमने जान के इस चैप्टर नंबर 12 के 15 मार्क्स दिए कि आपको और ज्यादा अंदर तक घुस जाए कि रिस्क किसके ज्यादा और किसके कम है, क्योंकि आपको क्लियर होगा तभी आप इन्वेस्टर को गाइड कर पाएंगे। तो सेकंड लर्निंग आउटकम मैं जो बताने जा रहा हूं उसका नाम है रिस्क लेवल इन म्यूचुअल फंड स्कीम्स। आने वाले 5-6 मिनट में मैं आपको रिस्क लेवल इन म्यूचुअल फंड स्कीम्स बताऊंगा। आप एक बार छोटी छोटी बातों को लिख लेंगे हैंड रिटन स्लाइड से, फिर हम अपनी स्लाइड्स में आएंगे और फिर धीरे धीरे हम आगे चलेंगे। बेटे रिस्क लेवल ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स में अगर हम देखें तो मुझे अब यह बताना है कि रिस्क और रिटर्न का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। जितना ज्यादा आप रिस्क लेंगे उतना ज्यादा रिटर्न होगा, पहली बात। दूसरी बात, रिस्क इंडिपेंडेंट फैक्टर है, आपकी मर्जी, आप लेना चाहो लो, नहीं लेना चाहो मत लो, जबरदस्ती नहीं है। बट रिटर्न इज डिपेंडेंट फैक्टर, रिटर्न रिस्क पे डिपेंड करता है। मैंने दो बातें बता भी दी, रिस्क इज इंडिपेंडेंट एंड रिस्क डिपेंड्स अपॉन योर विलिंगनेस, योर रिस्क प्रोफाइल। बट मैं यहां पर ये बातें नहीं बता रहा, मैं ये कहना चाहता हूं कि म्यूचुअल फंड स्कीम्स में किस स्कीम का ज्यादा रिस्क है, किसका कम रिस्क है, किसका मीडियम रिस्क है, आपको एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर रिस्क ऑफ दैट स्कीम और उसकी रिस्क प्रोफाइल इन्वेस्टर की इंटीग्रेट करनी है। तो आपको एक बार हम रिवाइज करा रहे हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिस्क। जैसे रिस्क रिटर्न हायरार्की ऑफ म्यूचुअल फंड, सबसे पहले तो हम म्यूचुअल फंड की बात करेंगे कि भाई डेट म्यूचुअल फंड है, हाइब्रिड है, इक्विटी है, ऐसे बड़े सारे फंड्स हमने बताए। तो उसकी हिराकी कौन सी है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा रिस्की कौन सा है, उससे कम रिस्की, उससे कम रिस्की, या सबसे कम रिस्की, फिर उससे ज्यादा रिस्की, उससे ज्यादा रिस्की, उससे ज्यादा रिस्की, तो एक आइडिया लग जाएगा। अच्छा, एक बार हमने डेट स्कीम निकाल ली कि भाई ठीक है ये हिराकी है, फिर डेट के अंदर और अलग अलग स्कीम्स हैं, उसकी हिराकी बताएंगे कि उसमें कौन सी ज्यादा रिस्की है और कौन सी कम रिस्की है। अच्छा, उसके बाद हाइब्रिड में फिर बताएंगे कि उसमें कौन सी रिस्की है और कौन सी कम रिस्की है। अच्छा, उसके बाद इक्विटी में बताएंगे कि इक्विटी के अंदर, इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर उसमें भी बड़ी सारी स्कीम्स हैं, जो स्मॉल कैप है, मिड कैप है, लार्ज कैप है, उसमें कौन सी स्कीम्स हैं जो रिस्की है, कम रिस्की है। तो आपको सब पता है, आपने लास्ट 11 चैप्टर्स में किया हुआ है। आप अनजान मत बनिए, कमर सीधी करके बैठिए, मोबाइल फोन बिल्कुल देखना नहीं है बेटे, वर्जित है। आइए मैं सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ चुका हूं, रिस्क लेवल्स इन म्यूचुअल फंड स्कीम्स। इसमें मैं क्या क्या रिस्क लेवल्स डिस्कस करूंगा। पहला रिस्क रिटर्न लेवल डिस्कस करूंगा ऑफ म्यूचुअल फंड जनरल, फिर रिस्क रिटर्न हायरार्की ऑफ डेट फंड्स, हायरार्की ऑफ क्रेडिट रिस्क इन डेट फंड्स, रिस्क रिटर्न हायरार्की ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। आराम से बेटे, आराम से देखो, मैं फिर रिपीट करता हूं, मैंने 4-5 बातें बताने। रिस्क रिटर्न हायरार्की ऑफ डाइवर्सिफाइड टू कंसंट्रेटेड फंड्स, मैंने कहा मुश्किल है ही नहीं यार, आप पहले एक बार हेडिंग लिख लो। पहली हमने हिराकी करनी है म्यूचुअल फंड्स की, दूसरी हिराकी करनी है डेट फंड्स की, तीसरी हिराकी करनी है क्रेडिट रिस्क ऑफ डेट फंड्स की, फोर्थ हिराकी करनी है इक्विटी की, और फिफ्थ करनी है डाइवर्सिफाइड टू कंसंट्रेटेड म्यूचुअल फंड्स। आराम से दोस्तों, 1 2 3 4 और 5, मुझे 5 बतानी है, 5 बातें बतानी है, 5 पैरामीटर जो अभी हमने डिस्कस किए थे बिफोर सिलेक्टिंग अ स्कीम। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को इन्वेस्टर की एज, इन्वेस्टर का नीड, इन्वेस्टर का ये, इन्वेस्टर का वो बताया था ना। इसी तरह से ये भी 5 हैं जिससे हम डिफ्रेंशिएट कर पाए, और आपके इसमें लिखी हुई है यार, है ना। तो पहले आप लिखे, पहले फिर मैं वर्कबुक में और नोट्स में आता हूँ, पीपीटी में आता हूँ। रिस्क रिटर्न हायरार्की ऑफ म्यूचुअल फंड सबने लिखी, सबने लिखनी है बेटा, कसम होगी। देखिए चैप्टर 12 लास्ट चैप्टर है, आपको लिखना है रिस्क रिटर्न हायरार्की ऑफ डेट फंड्स, रिस्क रिटर्न हायरार्की ऑफ क्रेडिट रिस्क इन डेट फंड्स, रिस्क रिटर्न हायरार्की ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, and risk return hierarchy of concentrated, of diversified to concentrated funds, of diversified to concentrated funds। आराम से, of diversified to concentrated funds, of diversified to concentrated funds। देखिए मैंने बड़े प्यारे प्यारे ना फोटोज प्रिपेयर किए हैं, बड़ी मेहनत की है दोस्त इसको समझाने के लिए। देखो मैं चाहता तो खाली पीपीटीज जो मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर किए वहां से बना सकता था यार, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि यार मैं थोड़ा सा और एडिशन में आपको दूं कि आपको ज्यादा क्लियर हो।
अब देखो आपकी नोटबुक में तो क्या किया हुआ उन्होंने, बड़ा ही छोटा सा उन्होंने बताया है। आप देखिए, मैं आपके लिए नोटबुक निकाल ही रहा हूँ, ये वर्कबुक है बेटा, ये देखो, ये देखो बेटा, उन्होंने बस ये बता दिया है, ये बताया ठीक है, जैसे रिस्क इन्वेस्ट में खाली उन्होंने बताया लिक्विड फंड्स, फिर डेट फंड्स, फिर हाइब्रिड, फिर इक्विटी। होता तो ऐसे ही है कि सबसे कम रिस्क डेट, सबसे कम रिस्क जो है लिक्विड फंड्स में होता है, उससे थोड़ा सा ज्यादा डेट में होता है, उससे थोड़ा सा ज्यादा हाइब्रिड में होता है, और उससे सबसे ज्यादा इक्विटी में होता है। तो आपको एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम ये बता रहे हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिस्क इन्वॉल्व इन डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स। अच्छा, विद इन डेट ऑल्सो अगर आप देखें, डेट फंड के अंदर भी देखें तो सबसे कम रिस्क होता है बेटे, सबसे कम रिस्क होता है ओवरनाइट फंड में, उससे थोड़ा सा ज्यादा लिक्विड फंड में, उससे थोड़ा सा ज्यादा अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड में, उससे थोड़ा सा ज्यादा लो ड्यूरेशन फंड में, उससे थोड़ा सा ज्यादा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड में, उससे थोड़ा सा ज्यादा मीडियम ड्यूरेशन फंड में, उससे थोड़ा सा ज्यादा मीडियम टू लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन फंड में, और सबसे ज्यादा लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन फंड में। बेटे आराम से, मैं फिर रिपीट करूंगा, मैंने इसके फोटोज प्रिपेयर किए, अभी मैं दिखाऊंगा। मैं खाली आपको ये बताना चाहता हूं कि आपकी वर्कबुक ने किस तरह से बताया, और मैंने उसको बड़ी प्यार से पिक्चोरिकली आपको समझाने की कोशिश की है। अब देखिए यहाँ पर आ गया डेट फंड्स। अब डेट फंड्स में भी उन्होंने इस तरह के क्रिएट किए, फिर स्मॉल कैप में ऐसे क्रिएट कर दिया। मैं भूपेश आनंद, अगर आप मेरी बात माने तो बेटे मैं चाहता हूं कि आप ये एक दो डायग्राम्स प्रिपेयर कर लें, और बड़ा ही अच्छा लगेगा, मेरे को अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। मैंने सबसे पहले लिखा रिस्क रिटर्न हायरार्की ऑफ म्यूचुअल फंड्स। तो सबसे पहले बेटे, सबसे पहले वहीं से लिया है। देखो एक्स एक्सिस में लिखा रिस्क, वाई एक्सिस में लिखा रिटर्न। एक्स एक्सिस में इंडिपेंडेंट वेरिएबल आता है, वाई एक्सिस में डिपेंडेंट वेरिएबल आता है। रिस्क इंडिपेंडेंट फैक्टर है, क्योंकि रिस्क आपकी मर्जी है कि आप ज्यादा लें, कम लें, कम बहुत कम लें, क्योंकि जितना आप चीनी डालेंगे, जितनी रूह अफ़ज़ा डालेंगे ग्लास में, उतना ही मीठा होगा। इसका मतलब मीठा इज रिलेटेड विद रूह अफ़ज़ा कितनी डाल रहे हो। तो मैंने कहा रूह अफ़ज़ा डालने का मतलब है रिस्क लेना, और मीठे होने का मतलब है रिटर्न। तो रिटर्न डिपेंडेंट है, रिस्क इंडिपेंडेंट है, इसलिए एक्स एक्सिस में मैंने रिस्क लिया और वाई एक्सिस में मैंने रिटर्न लिया। देखिए जी, सबसे पहले मैं अगर आपसे बोलूं तो लिक्विड फंड सबसे ज्यादा शरीफ और सबसे कम रिस्की होते हैं। आप चेक करिए ना, रिस्क का लेवल यहां पर है तो रिटर्न भी तो कम है। अच्छा, धीरे धीरे रिस्क को बढ़ाएंगे। डेट फंड्स में थोड़ा रिस्क इससे ज्यादा होता है लिक्विड से, तो रिस्क जब इसमें ज्यादा होगा तो इसमें 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 रिटर्न थोड़ा सा इससे ज्यादा होगा। मतलब लिक्विड के कंपैरेटिवली डेट फंड को देखें तो डेट फंड में रिस्क कम होगा, और डेट फंड में रिस्क ज्यादा होगा और रिटर्न भी ज्यादा होगा। इसका मतलब सबसे कम रिस्की हुआ है लिक्विड, उससे थोड़े से ज्यादा रिस्की हुआ डेट, उससे थोड़ा सा ज्यादा वो हाइब्रिड, क्योंकि हाइब्रिड में डेट और इक्विटी दोनों आते हैं। चेक करिए हाइब्रिड, इसका मतलब हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में और ज्यादा रिस्क हुआ। और सबसे ज्यादा रिस्की इक्विटी फंड्स होते हैं, और उसमें रिटर्न भी ज्यादा होता है। तो बेटे ये बात आपने फोटो बना के लिख लेनी है। मर्जी आपकी है भाई साहब, वर्कबुक है, अभी मैं पीपीटी दिखाऊंगा, आप वहां से देखना चाहें वहां से देखें, खाली देखना चाहें देख के क्लास अटेंड करना चाहें करिए, लेकिन अगर आप सच में बनाना चाहते हैं तो बेनिफिट आपका भाई साहब, मेरा कोई बेनिफिट है ही नहीं। माइंड के अंदर चली जाएंगी, और जब आप क्लाइंट को एक्सप्लेन करेंगे तो ज़्यादा आप समझा पाएंगे। मैं भूपेश आनंद, अब आ गया डेट फंड के अंदर। अभी तक तो मैंने बताया म्यूचुअल फंड में कौन सी कम रिस्की है, फिर अब मैं बताने जा रहा हूं कि डेट के अंदर भी तो बड़े सारे हैं, अलग अलग तरह की स्कीम्स हैं। तो उसमें बताने जा रहा हूं कि सबसे कम रिस्की कौन सी है, फिर उससे ज्यादा रिस्की कौन सी है, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर सबसे ज्यादा। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो ओवरनाइट फंड मैंने लिखा है बेटे, एक्स एक्सिस में दोबारा से रिस्क लिया, एक्स एक्सिस में दोबारा से रिस्क लिया, और वाई एक्सिस में मैंने रिटर्न लिया। अगर आप देखें तो सबसे पहले लिखा हुआ ओवरनाइट फंड। ओवरनाइट मतलब कुछ पीरियड के लिए होता है, तो ओवरनाइट फंड कम रिस्की होता है, रिटर्न भी कम होता है। डेट फंड की बात ही कर रहे हैं, डेट के अंदर ओवरनाइट, डेट के अंदर लिक्विड थोड़ा सा रिस्की ज्यादा होता है ओवरनाइट से, और रिटर्न भी ज्यादा होता है। डेट के अंदर अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन थोड़ा सा रिस्की ज्यादा होता है लिक्विड से, रिटर्न भी ज्यादा होता है। लो ड्यूरेशन, शॉर्ट ड्यूरेशन, मीडियम ड्यूरेशन,
मीडियम टू लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन एंड लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन बेटे इजी है, मैंने इसको एक्सप्लेन करके बताया भी था चैप्टर नंबर 2 में। अलग अलग तरह के फंड्स, सबसे ज्यादा रिस्की मान के चले जी लॉन्ग टर्म होता है, और सबसे कम रिस्की कौन सा होता है जी? ओवरनाइट। ठीक है जी, ओवरनाइट से ऊपर लिक्विड होता है। अब आप लॉन्ग टर्म से नीचे आते रहिए, धीरे 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 मीडियम टू लॉन्ग टर्म, फिर मीडियम, फिर उसके बाद शॉर्ट टर्म टू दिस। आराम से आप इजीली लॉजिकली समझ सकते हैं, कुछ रटना नहीं है। और अगर आपने ये ग्राफ बना लिया तो कहना ही क्या भाई साहब, सोने पे सुहागा हो जाएगा। अगर आपने सच में प्रिपेयर कर लिया, आपने हल्का सा आलसपन नहीं दिखाया और ये बना दिया, तो मैं क्या बताऊं दोस्तों, आपके लिए क्लाइंट्स तो पागल हो जाएगा, क्योंकि आप उसको एक्स्ट्रा नॉलेज देंगे। जब तक आप उसको एक्स्ट्रा नहीं बताएंगे, वो पूछे या ना पूछे, उसको समझ आए या ना आए, आपको एक्स्ट्रा बताना है कि आपको ज्यादा पता है बाकी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से। आप जब अपनी अपनी नॉलेज को एक्सप्रेस करेंगे, और नॉलेज तभी एक्सप्रेस करेंगे जब आपको आती हुई, और आएगी तभी जब आप मेहनत करेंगे, और मेहनत करने का मतलब है आप खुद बनाएंगे। तो आइए, मैं भूपेश आनंद एक बार आपको दोबारा से अपनी पीपीटीज में लेके जा रहा हूं, कि आपको एक आइडिया लग जाए कि मैंने वहां भी बनाया हुआ है, लेकिन वहां पे आपको इतना समझ नहीं आएगा। जब आप ग्राफ बनाएंगे तो बेटे ज्यादा लॉजिकली बातें समझ आती है। ये देखो, रिस्क लेवल्स इन म्यूचुअल फंड स्कीम्स, रिस्क रिटर्न, ये देखो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, लिक्विड है, फिर डेट है, फिर हाइब्रिड है, फिर ये है। मैंने वर्कबुक से कॉपी पेस्ट मारा, ये देखो ये देखो ये देखो, स्मॉल कैप है, ये देखो सारा है। आप कर सकते हैं यहां से, मैंने कब मना करा? क्योंकि अब हम चैप्टर नंबर 12 में सब कुछ रोल अप कर रहे हैं, रोलिंग कर रहे हैं। जैसे कारपेट बिछाते हैं, उसको रोल करके अपने घर लेके जा रहे हैं। भाई साहब, हो गई पिकनिक, पिकनिक में गए, पहले चटाई उटाई बिछाई है ना, खाना वाना खाया, शाम हो गई, चटाई बंद करी और घर चले गए। अब चैप्टर 12 में हम चटाई रोल करके अपने घर जा रहे हैं, because we know that these are the different types of risk, and these are the types of risk, and these are the schemes which are to be selected as a mutual fund distributor। और आप क्या कर रहे हैं, मेरे 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 आप दोस्त है ना, इसलिए आप उसको लिख रहे हैं, जिससे कि आपके माइंड में वो जा रही है बात। बेटे अब मैं आ गया क्रेडिट रिस्क में। क्रेडिट रिस्क का मतलब समझते हैं कि आपने एज ए म्यूचुअल फंड, एज ए आपने किसी को लेंड किए और किसी ने आपसे बोरो किए, तो जो बोरोवर था कहीं भाग ना जाए। जैसे मैंने कहा था, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती है, क्रिसिल होता है, उससे हम AAA, AA, सिंगल ए की रेटिंग लेंगे। तो आपको पहले ये भी ध्यान रखना है कि क्रेडिट रिस्क के हिसाब से कौन सा ज्यादा रिस्की है और कौन सा कम रिस्की है। डेट के अंदर ही कह रहा हूं मैं, डेट में ही कह रहा हूं, डेट में ही कह रहा हूं कि क्रेडिट रिस्क के हिसाब से कौन सा कम रिस्की है और कौन सा ज्यादा रिस्की है। मैंने लिखा जी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गिल्ट फंड, सवर्न बॉन्ड्स, जो राजा ने इशू किए हैं, वो सबसे कम रिस्की होते हैं। बॉन्ड्स उससे थोड़े से ज्यादा रिस्की, ज्यादा बैंकिंग एंड पीएसयू बॉन्ड्स होते हैं, उससे थोड़े से ज्यादा रिस्की कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं, और सबसे ज्यादा रिस्की क्रेडिट रिस्क बॉन्ड्स होते हैं। बताया हुआ है, आप अभी बनाएंगे तो समझदार होंगे, बनाएंगे तो फायदे में रहेंगे। एक्स एक्सिस में रिस्क ले रहे हैं, वाई एक्सिस में रिटर्न ले रहे हैं। लास्ट बताने जा रहा हूं म्यूचुअल फंड की इक्विटी म्यूचुअल स्कीम्स में। पता ही है आपको सबसे ज्यादा रिस्की कौन सी होती है? स्मॉल कैप, चैप्टर 2 में बताया था। लार्ज कैप पहली 100, फिर 100 से 150, 101 से 250 मिड कैप, बाकी जो रहेगी स्मॉल कैप। सबसे ज्यादा रिस्क स्मॉल कैप का होता है। तो अगर मैं इक्विटी की बात करूं तो सबसे ज्यादा रिस्की जो होती है ना, सबसे ज्यादा रिस्की मैं तो ये कहूंगा कि स्मॉल कैप होती हैं, फिर थोड़ी सी ज़्यादा रिस्की मिड कैप होती हैं, फिर और ज़्यादा रिस्की मल्टी कैप होती है, फिर और ज़्यादा लार्ज कैप होती है। अब मैंने यहाँ पर लार्ज कैप लास्ट में होती है, ठीक है जी। तो ये मैंने प्रिपेयर किया दोस्तों। अब फिर रिपीट कर रहा हूँ, लास्ट करने जा रहा है रिस्क रिटर्न हायरार्की ऑफ डाइवर्सिफाइड टू कंसंट्रेटेड फंड्स। डाइवर्सिफाइड क्या होता है कि आप कुछ भी खा लेते हैं, है ना, मैरिज में जाते हैं तो कुछ भी खाते हैं, ऐसा कुछ चूज ही नहीं है। आप तो आप चीला भी खाएंगे, आप मसाला डोसा भी खाएंगे, आप फ्रेंच फ्राइज भी खाएंगे, आप कोल्ड ड्रिंक भी पिएंगे, आप मेन मेन्यू भी खाएंगे, आप हर चीज खा लेते हैं, आपको कोई एलर्जी नहीं है। बट अगर आपका दोस्त रामलाल है, वो कहता है वो चूज ही है बड़ा, वो कहता है मैं यही खाऊंगा बस। तो ज्यादा रिस्क किसको है? उसको। इसका मतलब ज्यादा रिस्क किसको है? कंसंट्रेटेड फंड्स को। इसका मतलब ज्यादा रिस्क किसको है? जो थीमेटिक है, जो सेक्टर फंड्स हैं, खाली बैंक में इन्वेस्ट करेंगे, खाली एफएमसी। बट इफ इट इज अ डाइवर्सिफाइड फंड, आई कैन इन्वेस्ट इन एफएमसीजी, मैं कोल में, मैं कंज्यूमर में, मैं ऑयल में, मैं आईटी में, कहीं भी मैं इन्वेस्ट कर सकता हूं। तो डाइवर्सिफाइड में सबसे कम रिस्क मिलता है। धीरे धीरे अगर हम देखें तो फोकस फंड थोड़ा सा रिस्क ज्यादा होता है, रिटर्न भी ज्यादा है। थीमेटिक फंड्स में थोड़ा सा रिस्क ज्यादा, रिटर्न भी ज्यादा है। सबसे ज्यादा रिस्क सेक्टर फंड्स में होता है और रिस्क भी ज्यादा है। ये बात आपको पता है। मैं भूपेश आनंद फिर आपके सामने लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़ता जा रहा हूं। आओ जी, आओ जी,
दिल से दिल लगाओ जी, मैं भूपेश आनंद जी, चैप्टर 3 में कंसेप्ट 3 में आ गया जी। नाउ द पॉइंट इज, आप एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर अपने क्लाइंट को समझा रहे हो, आपने अपने इन्वेस्टर को पढ़ लिया, आपने उसकी आदतों को देख लिया, आपने उसकी रिक्वायरमेंट्स को समझ लिया, आपको अब ये भी समझ आ गया कि कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम्स में रिस्क ज्यादा है और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। अब कई बार ऐसा भी होता है कि एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आप कई बार ना बड़े ये भी हो जाते हो कि भाई हम कई आई एम मोर कई बार आप इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, कई बार आप इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के हिसाब से भी म्यूचुअल फंड को चूज करते हो, एएमसी को चूज करते हो। मैं फिर रिपीट करता हूं, समटाइम्स ऑन द बेसिस ऑफ एएमसी, ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टर ऑब्जेक्टिव, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज ऑल्सो, आप किसी म्यूचुअल फंड कंपनी को सिलेक्ट करते हो। तो अब हम ये देखने जा रहे हैं कि भाई उसका स्ट्रक्चर कैसा है। आपको कई बार ऐसा भी लगता है ना एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की यार ओपन एंडेड के कुछ पॉजिटिव्स हैं, क्लोज एंडेड के कुछ कम पॉजिटिव्स हैं। तो आप उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से, उसकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से, उसके उसके एक्टिव और म्यूचुअल पैसिव के हिसाब से, उसकी ग्रोथ और वैल्यू ऑप्शंस के हिसाब से, उसके लार्ज कैप बिल्ड, मतलब यू आर हैव डिफरेंट अदर कंसेप्ट आल्सो। एक कॉइन की दो साइड्स होती है, एक तो आपने इन्वेस्टर के हिसाब से देख लिया, रिस्क देख लिए, अब आप इन म्यूचुअल फंड स्कीम को रिस्क के हिसाब से पढ़ लिया, अब हम म्यूचुअल फंड स्कीम्स को पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी? देखिए, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में वी कैन हैव एक्टिव फंड्स और पैसिव फंड्स। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट आई मीन बाय एक्टिव फंड्स एंड व्हाट आई मीन बाय पैसिव फंड्स। एक्टिव कौन से होते हैं? जहां पर फंड मैनेजर अपने आप कोशिश करता है और अपने आप स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करता है और वहां पे इन्वेस्ट करता है और उसमें रिटर्न भी ज़्यादा हो सकता है और वो फंड मैनेजर फीस भी ज़्यादा लेता है। बट पैसिव कौन से होते हैं? जहां पर फंड मैनेजर अपना दिमाग नहीं लगाता, वो कहता है जैसा निफ्टी कर रहा है हम वैसा ही करेंगे, जैसा सेंसेक्स कर रहा है हम वैसा ही करेंगे। याद आ रहा है बेटे, ये बताया था एक्टिव वर्सेज पैसिव। सो माई पॉइंट इज माई डियर फ्रेंड्स, यू कैन सिलेक्ट द स्कीम ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी ऑल्सो. So first criteria on the basis of which I want to select on the basis of investment strategy, that is active versus passive. सेकेंड क्राइटेरिया हो सकता है ओपन एंडेड वर्सेस क्लोज एंडेड। भाई आप एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और आप एज ए इन्वेस्टर ये भी सिलेक्ट कर सकते हो कि आई वांट टू ओनली इन्वेस्ट इन ओपन एंडेड, नॉट इन क्लोज एंडेड। यू कैन हैव डिफरेंट चॉइस, आपकी चॉइस है। आप चोको चिप खाना चाहे, वेनिला खाना चाहे, बटर स्कॉच खाना चाहे, ऑरेंज खाना चाहे, रसबेरी खाना, क्या खाना है, तीले वाली आइसक्रीम, आपकी मर्जी है भाई साहब, आपके पैसे हैं। तो यू कैन सिलेक्ट इधर ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी और ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर कि मैं ओपन एंडेड में जाऊंगा या क्लोज एंडेड में जाऊंगा। चैप्टर नंबर 2 में ही बताया था मैंने व्हाट आई मीन ओपन एंडेड, व्हाट आई मीन क्लोज एंडेड। एंड देन यू कैन ऑल्सो सिलेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ डाइवर्सिफाइड और सेक्टर फंड्स। इफ अ इन्वेस्टर, इफ अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर वांट्स टू सिलेक्ट कि भाई मैं डाइवर्सिफाइड में जाऊंगा अपने क्लाइंट के लिए, अपने इन्वेस्टर के लिए। डाइवर्सिफाइड का मतलब है कि जो फंड सब सेक्टर्स में इन्वेस्ट करे। बट अगर आप कहते हैं कि नहीं मेरा क्लाइंट स्पेसिफिकली है, स्पेशलाइज है और ही इज मोर चूजी टुवर्ड्स बैंक, तो आई विल सिलेक्ट दैट सेक्टर फंड्स। मैं बैंक निफ्टी में जाऊंगा, मैं बैंक सेंसेक्स वाले उसमें जाऊंगा। आई विल इन्वेस्ट मोर ऑन दोज फंड्स विच आर सेक्टोरियल फंड्स। And I know that what I mean by diversified and what I mean by sectorial. So it means my point is as a chartered accountant, as a distributor, मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि आप सब इन सभी बातों को ध्यान रखेंगे। ग्रोथ और वैल्यू फंड्स। ग्रोथ, आई थिंक मैंने बेटा पूरा लेक्चर लिया था। ग्रोथ फंड्स कौन से होते हैं? जिसकी प्राइस अर्निंग रेशियो बहुत ज्यादा होती है और आपको लगता है कि फ्यूचर में बहुत ग्रोथ मिलने वाली है, जिसकी प्राइस अर्निंग ग्रोथ रेशियो भी ज्यादा होती है। और डिस्ट्रीब्यूटर को ऐसा लगता है और फंड मैनेजर को ऐसा लगता है कि फ्यूचर में, या इन्वेस्टर को ऐसा लगता है कि फ्यूचर में उनकी और अर्निंग्स बढ़ेंगी। दे जनरली गो फॉर दो स्टॉक्स विच आर ग्रोथ स्टॉक। कहीं वो वैल्यू स्टॉक्स होते हैं जिनकी प्राइस अर्निंग रेशियो कम होती है बट दे हैव बुक वैल्यू पर शेयर हाई। तो द पॉइंट इज एज ए इन्वेस्टर आप अब ये देख रहे हैं कि वो मैं ग्रोथ स्ट्रेटेजी में जाना चाहता हूं या वैल्यू स्ट्रेटेजी में जाना चाहता हूं, ओपन एंडेड में जाना चाहता हूं या क्लोज एंडेड में जाना चाहता हूं। तो इस तरह से आप अलग अलग तरह की स्कीम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं भूपेश आनंद इस समय एक नए पड़ाव पे आ गया। लास्ट क्राइटेरिया जिसके बेसिस पे आप स्कीम को सिलेक्ट करते हैं, मैंने कहा पहला रिस्क के बेसिस में सिलेक्ट करते हैं, दूसरा इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के बेसिस में सिलेक्ट करते हैं, तीसरा कई बार क्या होता है ना, आप किसी पर्टिकुलर फंड मैनेजर से दिल लगा लेते हो।
दिल लगाने का मतलब क्या है कि आपने भूतकाल में, पास्ट टेंस में उसी इन्वेस्टर में, उसी फंड मैनेजर को में इन्वेस्ट किया था। लेट इट बी HDFC। तो आपको लगता है यार HDFC का लार्ज कैप का फंड मैनेजर बड़ा प्यारा सा है, आप बहुत अच्छा लगता है आपको, क्योंकि पास्ट रिकॉर्ड्स उसके बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उसका फंड का साइज बहुत अच्छा है, क्योंकि उसकी जो स्ट्रैटेजीज है वो आपको बहुत अच्छी लगती हैं, उसका जो पोर्टफोलियो आप एक्सेप्ट करते हो। तो कई बार ऐसा भी होता है कि आप AMC के बेसिस पे भी, फंड मैनेजर के बेसिस पे भी उस म्यूचुअल फंड स्कीम को सिलेक्ट करते हो। तो 3 तरह के बेसिस हो सकते हैं। तो नेक्स्ट कंसेप्ट नंबर 4 है, व्हेन एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और व्हेन एज अ इन्वेस्टर आई वांट टू सिलेक्ट द स्कीम ऑन द बेसिस ऑफ AMC और ऑन द बेसिस ऑफ फंड मैनेजर, मैचिंग फंड्स पोर्टफोलियो विद द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। फंड मैनेजर, फंड परफॉर्मेंस, फंड पोर्टफोलियो, फंड एज, मतलब हम फंड मैनेजर को देखेंगे, उसकी कैपेबिलिटीज को देखेंगे, एंड वी आर वेरी मच इंप्रेस कि वो फंड मैनेजर बड़ा अच्छा है। हम उसकी स्पीच पढ़ते हैं, उसके प्रेडिक्शंस देखते हैं, उसकी फोरकास्टिंग करते हैं, उसके सेमिनार्स करते हैं, उसके वेबिनार्स करते हैं, एंड वी आर वेरी मच इंप्रेस विद दैट। तो आप फिर उसी के बेसिस पे भी सिलेक्ट कर सकते हो। फंड की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है जी, पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो बड़ा अच्छा CAGR दिया हुआ है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। फंड का पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है। फंड की एज अगर आप देखें तो बड़ा 1996 ऑनवर्ड्स उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। पोर्टफोलियो की टर्नओवर अच्छी है, स्कीम उसके रनिंग एक्सपेंसेस भी कम है। इट मीन्स आप उन सब चीजों पे भी ध्यान दोगे जो उस पर्टिकुलर फंड से हैं। तो आप कहते हो यार, जनरली आप मुझे एक चीज बताइए, सच्ची सच्ची बताना, आप मेट्रो में अगर जाते हो तो मेट्रो में जनरली आप उसी बोगी में जाते हो और उसी सीट के सामने खड़े हो जाते हो जहां पे आप मैक्सिमम खड़े होते हो। इसका मतलब आप अपना कंफर्ट लेवल नहीं तोड़ते। सिमिलरली म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर भी क्या करेगा, जिसमें उसने 80% क्लाइंट्स की इन्वेस्टमेंट कराई हुई है या उसकी खुद की इन्वेस्टमेंट है, तो कहीं ना कहीं उसका कंफर्ट लेवल आ गया उस फंड मैनेजर पे, उसकी परफॉर्मेंस को देखकर, उसके साइज को देखकर, उसकी पोर्टफोलियो टर्नओवर को देखकर, उसके उसके कैपेबिलिटी को देखकर, उसकी स्ट्रैटेजीज को देखकर, तो फिर आप उस बेसिस में भी सिलेक्ट कर सकते हो कि हमें ये वाला फंड चाहिए। तो आज भूपेश आनंद ने आपको 3 बातें बता दी। बेटा 3 बातें क्या बताई, that if I want to select a scheme, I can select the scheme on the basis of risk level, I can select the scheme on the basis of type of investment strategy, I can select the basis of AMC। अच्छा, आपको मालूम है कि आप म्यूचुअल फंड में जब भी इन्वेस्ट करते हो तो आपके पास 2 तरह के प्लान्स होते हैं या 3 तरह के प्लान्स होते हैं। एक होता है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैपिटल विड्रॉल प्लान, उसमें पे आउट भी होता है और उसमें री इन्वेस्टमेंट भी होता है, और एक होता है ग्रोथ। डिटेल में बताया हुआ है कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैपिटल विड्रॉल का मतलब है कि जब आप वो डिविडेंड विड्रॉ कर लेते हो और अपने घर ले जाते हो, आपके बैंक में मिल जाता है, अगर आपको डिविडेंड मिलता है, आप विड्रॉ नहीं करते, उसको री इन्वेस्ट करते हो, तो उसको बोलते हैं इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैपिटल विड्रॉल री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। तो देयर आर 3 ऑप्शंस, 3 ऑप्शंस होती हैं। एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आपको अपने क्लाइंट को बताना है, पहला डिविडेंड पे आउट ऑप्शन, डिविडेंड पे आउट ऑप्शन। A dividend payout option, the investor receives a dividend in his bank, the NAV goes down to reflect। ये बात सब मैं बता चुका हूँ, इसलिए मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। 3 बातें हैं। अब लास्ट पॉइंट पे आ गए जी, आज के लेक्चर का आखिरी पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसा समझ लीजिए बस इस 5 मिनट के बाद हमारे मेन लेक्चर्स खत्म हो जाएंगे, फिर आप अपने घर, मैं अपने घर, मिलेंगे कभी राह में। मैं आपकी बेस्ट विशेस कहूँगा, मैं चाहूँगा कि लाइफ में आपको सक्सेस मिले, आपका पेपर क्लियर हो, आपको एयर नंबर मिले, और लाइफ में आप आगे धीरे धीरे सक्सेस अचीव करें और अपने क्लाइंट्स का बेस बढ़िया से बनाएं, और जो भी आपके डिजायर्स हैं भगवान करे पूरा करें, पूरी हो जाएं। तो अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को क्या क्या नहीं करना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए एथिकली अपने इन्वेस्टर के पैसों को इन्वेस्ट कराते समय। That is named as do's and don'ts while selecting mutual fund schemes। मतलब डिस्ट्रीब्यूटर को ये करना है, डिस्ट्रीब्यूटर को ये नहीं करना जब वो इन्वेस्टर के पैसों को इन्वेस्ट कर रहा है। पहला, एंश्योरिंग सूटेबिलिटी। आपको बार बार ये चेक करना है कि जो स्कीम आप सिलेक्ट कर रहे हो, क्या वो इन्वेस्टर की नीड्स को, क्या वो इन्वेस्टर की रिस्क प्रोफाइल को, क्या वो इन्वेस्टर के डिजायर्स को पूरा करेगा। तो उसके हिसाब से, सूटेबिलिटी के हिसाब से एज ए डिस्ट्रीब्यूटर आपको इंश्योर करना है कि क्या वो सूटेबिलिटी है। सेकेंड पॉइंट, स्टिकिंग टू द इन्वेस्टर्स एसेट एलोकेशन। मतलब आप जो एसेट, जो उस इन्वेस्टर के गोल्स हैं
उसका गोल है एजुकेशन के लिए पैसे चाहिए, उसका गोल है मैरिज के लिए लोन चाहिए, उसका मैरिज के लिए पैसे चाहिए, उसका गोल है रिटायरमेंट, तो आपने एसेट एलोकेट उसी के गोल के हिसाब से करने हैं। जल्दबाजी में फायदा, जल्दबाजी में उसके लिए ज्यादा फायदा हो जाए फिर नुकसान भी ज्यादा नहीं करना, एथिकल रहना है। तो एक तो हो गया जी इंश्योरिंग प्रॉफिट सूटेबिलिटी, स्टिकिंग टू इन्वेस्टर्स एलोकेशन, कीपिंग एन आई ऑन द टैक्सेस एंड लोड्स। बट ये सबसे इंपॉर्टेंट है ये, मतलब ऐसा ना होना कि आप उसको 20% का बेनिफिट तो दे रहे हैं, है ना, CAGR आ रहा है, बट उसको टैक्स ही 12% का पड़ रहा है, तो अल्टीमेटली तो 8% पड़ा। तो आपको अब ये ध्यान रखना है कि जब आप कोई स्कीम डिसाइड करते हो या उसको प्रपोज करते हो या उसकी इन्वेस्टमेंट कराते हो, तो उसमें टैक्स पार्ट उसको कितना पड़ जाएगा, बिकॉज यू हैव टू प्लान फॉर टैक्स मैटर्स ऑल्सो। और लोड कितना पड़ जाएगा, मतलब कितना लोड पड़ेगा, एंट्री लोड तो आजकल नहीं है, उसको बताना पड़ेगा भैया एग्जिट लोड है, ट्रांसफर लोड है ना। लास्ट पॉइंट है जी कंसिस्टेंट मेथोडोलॉजी। कहते हैं कछुए की, और आपने खरगोश की कहानी सुनी होगी, कछुए में एक बात थी, बस धीरे 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 चलता रहता है, अपनी राह को बदलता नहीं है। आपको कंसिस्टेंट रहना है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आप जब बार बार चोट मारेंगे तो टूट जाएगा, इसका मतलब आप बार बार इन्वेस्ट करेंगे तो बड़ा फंड बन जाएगा। तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी मेथोडोलॉजी में कंसिस्टेंसी रखनी है, विश्वास रखना है कि जो भूपेश आनंद ने या जो NISM ने, सेबी ने नॉलेज दी है वो भरपूर है और आप उससे बेनिफिट उठा सकते हैं। बेटे अब हम क्या करने वाले हैं, मैंने वैसे ना MCQs भी बड़े सारे बनाए हुए हैं, ये देखो। अब मैं अलग से स्पेशल लेक्चर्स ले रहा हूँ, 12 लेक्चर्स और लूंगा, जिसमें मैं मतलब आप समझिए 600-700 तो मैंने क्वेश्चंस ही करा देने हैं आपको। आई हैव प्रिपेयर्ड 700 MCQs जो मैं आपको कराऊंगा। तो बेटे MCQs की बारी आ गई है, मैंने 12 तक तो कंप्लीट ही कर दिया है। मुझे आप सभी को बधाई देनी है कि आपने मेरी बातों को सुना और आपने कमेंट्स इतने अच्छे दिए, आपने शेयर किया, आपने अपने दोस्तों को बताया। मैं आपको तहे दिल से अपने हाथों को जोड़कर आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।